हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी पे। और इस वीडियो में जैसे कल मैंने आपको बताया था, इस सेकंड पार्ट में मैं आपको फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स बताऊँगा। तो फैक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो कंट्री के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होते हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं जब फॉरेन पॉलिसी बनती है, ज़ाहिर बात है फॉरेन पॉलिसी जब बनती है तो वो एक प्रोसेस से होके गुज़रती है और उसको फॉरेन पॉलिसी को बनाने वाले भी इंसान ही होते हैं। तो वो जब फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो इन फैक्टर्स को जो है वो जहन में रखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो कौन से होते हैं फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। तो इंटरनल फॉरेन पॉलिसी में जो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो नंबर 1 होता है साइज़ ऑफ द कंट्री। अब साइज़ ऑफ द कंट्री, स्टेट, कोई भी स्टेट अगर वो जो है वो लार्ज होगी, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और उसके नेचुरल रिसोर्सेज, अगर टेरिटरी ज़्यादा है तो उसके ऑटोमेटिकली नेचुरल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि हमें पता है कि अगर रशिया को देखें तो वो नंबर 1 कंट्री है उस टेरिटरी के हिसाब से, जो लार्ज कंट्री है। और अगर हम वेटिकन सिटी को देखें तो वो स्मॉलेस्ट कंट्री है दुनिया में। तो जो स्मॉलर कंट्रीज़ होती हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती है, उनकी एरिया भी कम होती है, तो वो उनका इन्फ्लुएंस जो होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो कम होता है। जो अगर वो लार्ज स्टेट होती है तो उसका एरिया भी ज़्यादा होता है, उसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है, और उस जो एरिया ज़्यादा होता है तो उसमें रिसोर्सेज भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर पॉपुलेशन जो है वो स्किलफुल हो, एजुकेटेड हो, तो वो ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट होता है वो, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो वो साइज़ भी कंट्री की मैटर करती है फॉरेन पॉलिसी पे। नंबर 2 जो फैक्टर होता है इंटरनल फैक्टर्स में, वो है जोग्राफी ऑफ स्टेट। अब जोग्राफ़ी में 3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लोकेशन हो गई, टोपोग्राफी हो गई और क्लाइमेट हो गया। तो ये भी 3 चीज़ें जो है वो स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो असरअंदाज होते हैं। सपोज़ करें कि अगर हम जब लोकेशन, टोपोग्राफी और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और क्लाइमेट की बात करते हैं, तो अगर कोई रियासत जो है वो लैंड लॉक कंट्री है, जैसे अफ़गानिस्तान है साउथ एशिया में, लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसके साथ, जिसकी बॉर्डर के साथ जो है कोई भी समंदर जो है वो नहीं लगता। तो वो उसका समंदरी जो रास्ता होता है वो नहीं होता। तो उसका हमें पता है कि शुरू से ही सबसे पहले जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी वो समंदर के रास्ते से होती थी। तो जिन ममालिक के साथ समंदर होता है, उसकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन होती है वो फिजिबल होती है, तो उसका डोमिनेंस ज़्यादा होता है। जैसे हम फॉर सपोज़ पाकिस्तान की मिसाल दे दें। पाकिस्तान की जो लोकेशन है अल्लाह ताला ने ऐसी दी है कि एक तरफ इंडिया लगता है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, ईरान, रशिया, आप मिडिल ईस्ट जा सकते हैं। अभी जो CPEC बन रहा है दुनिया में वाहिद एक ही जगह है, जो जब CPEC बनेगा तो और ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो है वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये CPEC मिडिल ईस्ट भी जाएगा, सेंट्रल एशिया भी जाएगा, यूरोप भी जाएगा, तुर्की से होते हुए अपना साउथ एशिया तो है ही है। तो ये होती है स्ट्रेटजिक लोकेशन। तो ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। आपने अफ़गानिस्तान वॉर देख ली रशिया के साथ, उसमें पाकिस्तान का रोल देखा। अभी जब वॉर ऑन टेररिज्म चल रही थी तो उसमें भी पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन का दर्जा दिया हुआ था, एज ए नॉन नेटो अलाई में। तो ये इम्पोर्टेंस होती है जोग्राफ़ी की। बहुत सारी रियासतें होती हैं, वो माउंटेनरी एरिया होता है जैसे अफ़गानिस्तान है। तो बहरहाल ये जोग्राफ़ी भी मैटर करती है फॉरेन पॉलिसी में। तीसरा इंटरनल फैक्टर वो है पॉलिटिकल सिस्टम।
तो कंट्रीज़ का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो भी मैटर करता है। अब सपोज़ करें कि डेमोक्रेसी जो है मोस्टली दुनिया के 90% जो है रियासतें या 85% रियासतें जो है वो तकरीबन जो है वो डेमोक्रेटिक हैं। अब दूसरी दो सिस्टम होते हैं, एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम होता है, दूसरा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। जहाँ पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम या किंगशिप होती है तो वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी एक ही बंदे के हाथ में होती है, जो बादशाह होता है या एक ही बंदा होता है, तो वो फॉरेन पॉलिसी जल्दी से बन जाती है क्योंकि वो लोगों की परवाह किए बगैर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनती है। लेकिन जहाँ पे जमहूरी सिस्टम होता है तो वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो पब्लिक ओपिनियन पे बनता है। तो इसीलिए जो है वो डिफरेंस होता है। जैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा कंट्री के अंदर तो वो फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो तीसरा अपना चौथा इंटरनल पॉइंट होता है वो सोशल स्ट्रक्चर, कि स्टेट के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाजी ढांचा है, वो कैसा है। अगर लोग जो हैं वो ज़्यादा इंटीग्रेटेड हों, चाहे वो मुसलमान उसमें रह रहा हो, हिंदू रह रहा हो, सिख रह रहा हो, ईसाई रह रहा, अगर वो सारे इंटीग्रेटेड हैं और वो अपनी सपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री को, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनती है। अगर कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर चल रहा हो, क्लैशेस हों, बैटल्स हों, लड़ाई हों, समाजी रिलीजियस जो भी हो, और सोशल स्टेबिलिटी ना हो, तो ये जो है वो फॉरेन पॉलिसी वीक फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो वो रियासत जो है वो वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो ये एक मैटर है। उसके बाद अगर हम देखें तो पब्लिक ओपिनियन, हम अगर पांचवा पॉइंट फैक्टर जो है वो है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन भी उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होता है जहाँ पे जमहूरियत होती है, क्योंकि जमहूरियत टोटली पब्लिक ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ह्यूमन राइट्स, इनका जो है वो मजमूआ होता है। लेकिन जहाँ पे जो डिक्टेटरशिप हो, ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो, तो वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त। लेकिन जमहूरी मुल्कों में पब्लिक ओपिनियन जो है वो फॉरेन पॉलिसी पे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जब अमेरिकन फोर्सेस वियतनाम वॉर में थी तो वहाँ पे अमेरिकन जो अवाम थी उन्होंने उसको अपोज़ किया। फिर जो अमेरिकन फोर्सेस है वो वियतनाम छोड़ के चली गई। हमने इराक़ में भी देखा वॉर में, तो वहाँ पे भी अमेरिकन जो अवाम थी वो भी उसके अगेंस्ट चली गई। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान वॉर में भी अभी देखें तो अमेरिकन जो अवाम है वो इन वॉर्स के जो है वो अगेंस्ट है। तो इसीलिए अब वहाँ के लीडरान जो है वो उस हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। हाँ, तो लास्ट पॉइंट जो है इंटरनल फैक्टर में वो है लीडरशिप। अब यहाँ पे भी दो तरह की लीडरशिप होती हैं। अब जहाँ पे कंट्रीज़ ऑटोक्रेट होती हैं, वन मैन जो है वो रूल करता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी होती है और वो ज़्यादा जो है उसकी इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन जहाँ पे जमहूरियत होती है तो वहाँ पे इलेक्टेड लीडर होते हैं, तो जैसे ही आवाम का जो ओपिनियन होता है उस हिसाब से जो वो फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो जो लीडर्स हैं रियासतों के, उनकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती हैं। अगर सपोज़ करें हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, तो वो जब जो है वो पाकिस्तान का लीडर था, तो दुनिया में मोस्टली सऊदीया का हो लीडर, या अपना इंडिया की इंदिरा गांधी हो, या अनवर सादात हो, या सद्दाम हुसैन अपना अमेरिकन लीडर्स हों या यूके के लीडर, वो सारे उसके दोस्त थे, इकट्ठे पढ़े हुए थे, तो वो उसका ज़्यादा जो है उस टाइम पे इन्फ्लुएंस है। तो लीडर की पर्सनैलिटी भी जो है वो मैटर करती है फॉरेन पॉलिसी में, कि ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लीडर होता है तो इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बनती है, और जो थोड़ा लीडर जो है वो सुस्त होता है तो वो फॉरेन पॉलिसी वीक बनती है। तो ये जो है वो इंटरनल जो है वो फैक्टर्स होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आ जाएँ एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं फॉरेन पॉलिसी को जो
इफ़ेक्ट करते हैं या उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बनती है, वो होते हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब आउट ऑफ साइड ऑफ द कंट्री, जो कंट्रीज के बाहर का माहौल होता है जिसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जिसमें सपोज़ करें कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, रीजनल जो है वो सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, अलायंस सिस्टम जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1945 के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक जो है अपना इन्फ्लुएंस है, तो उस हिसाब से रियासतें जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। और वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन जो है वो किस तरफ जा रहा है, वर्ल्ड पब्लिक, एक हमने इंटरनल फैक्टर्स में पब्लिक ओपिनियन जो डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन होता है, दूसरा होता है इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, तो वो उस हिसाब से जो है फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो नंबर 1 इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा कि जब से रियासतें बनी 1648 से लेके 1945 तक जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर था वो मल्टीपोलर था। उसमें जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो के हिसाब से जो वो फॉरेन पॉलिसी बनती थी, क्योंकि बहुत सारे जो है वो अपना सुपर पावर्स थे या ज़्यादा पावरफुल रियासतें थी, तो वो बैलेंस ऑफ पावर वाली गेम जो है उसमें चलती थी उस स्ट्रक्चर में। तो रियासतें भी वैसे ही फॉरेन पॉलिसी बनाते थे। 1945 के बाद जो है हमने देखा 1991 तक जो है फिर वो बाइपोलर सिस्टम आया, जिसमें 2 सुपर पावर्स थे, आपके पास 2 रास्ते थे, या आप कैपिटलिज्म यूएसए की तरफ चले जाएं या आप कम्युनिज़्म जो है यूएसएसआर के अम्ब्रेला में आ जाएं। तो वो रियासतें जो हैं उस हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी बना रही थी। जब 1991 के बाद सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो दूसरा यूनिपोलर दुनिया जो है वो शुरू हो गई। तो यूनिपोलर सिस्टम में फिर रियासतें जो है वैसी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो जैसा स्ट्रक्चर होता है इंटरनेशनल सिस्टम का, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनती हैं और वो उस पर इफेक्टिव होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में दूसरा जो फैक्टर है वो रीजनल जो है वो स्ट्रक्चर होता है। रीजनल स्ट्रक्चर जैसे हम सपोज़ करें एशिया में रहते हैं, एशिया में जो पाकिस्तान है वो साउथ जो है वो एशिया की कंट्री है। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, अगर किसी एरिया में वो वीकर होती हैं और कोई जो है स्ट्रॉन्ग पावर उनके नज़दीक होता है, नाइबर होता है, और वो हेजमनी वहाँ पे क्रिएट करना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है, तो जो सिमिलर रियासतें होती हैं वो उस रीजन से निकल के बाहर जो है वो अपने दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो है वो ताल्लुकात मजबूत करती हैं, ताकि उसकी हेजमनी को जो है वो रोका जाए। हमने देखा कि शुरू में जब पाकिस्तान बना तो इंडिया जो है खुद को जो है वो साउथ एशिया में पावरफुल कंट्री समझता था, हेजमनी क्रिएट करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान सीटो का मेंबर बना, सेंटो का मेंबर बना, ताकि उसका जो है इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो कम किया जाए। तो ये रीजनल स्ट्रक्चर। अब तीसरा पॉइंट है अपना एक्सटर्नल फैक्टर्स में, वो है अलायंस सिस्टम। अब अलायंस सिस्टम क्या है? अलायंस सिस्टम ये है कि सपोज़ करें आप अगर किसी अलायंस में हैं, जैसे हम मिसाल ले लेते हैं नेटो की। अब नेटो जो है 38-40 रियासतों का जो है एक मिलिट्री पैक्ट है। अगर जो भी रियासतें उस अलायंस में आती हैं तो उनको वैसा बिहेव करना पड़ता है। अगर देखिए अफ़गानिस्तान पे जो है वो हमला किया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका के ट्विन टावर्स पे जो है वो हमला हुआ, तो वो अफ़गानिस्तान की तरफ। लेकिन जो दूसरी 38 या 37 रियासतें हैं वो क्यों आईं? वो इसलिए आईं क्योंकि वो भी अलायंस में मौजूद थी, और उस अलायंस में ये है कि अगर हम जो है इतनी रियासतें, किसी भी एक रियासत पे हमला हुआ तो हम सब पे जो है वो ये हमला कंसीडर होगा, तस्वर होगा। तो इसीलिए वो रियासतें उस हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती हैं, जैसा भी अलायंस सिस्टम होता है। तो ये 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। चौथा फैक्टर होता है वो अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। आप सपोज़ करें किसी एनजीओ के मेंबर हैं, आईजीओ के मेंबर हैं, या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। फॉर सपोज़ हम यूएन के मेंबर हैं, तो जब हम यूएन के मेंबर बनते हैं और मेंबरशिप करते हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो स्टेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से फॉलो करते हैं। ये यूएन के चार्टर से जो है वो फॉलो की जाती हैं चीज़ें। तो उस हिसाब से वो भी
जो है वो इफ़ेक्ट करता है, जहाँ फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बनती है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन ये है कि जो भी दुनिया में जितनी भी आवाम है, जो जिस हिसाब से या जिस मेजॉरिटी से वो ओपिनियन क्रिएट करते हैं, तो रियासतें भी जो है उस हिसाब से जो है वो फॉलो करती हैं। सपोज़ करें कि हम ह्यूमन राइट्स की जो है वो बात करें, या डेमोक्रेसी की बात करें, या लिबरलिज़म की बात करें, तो वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की वजह से बहुत सारी रियासतें जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं। अब देखो कि अमेरिका जो है वैसे खुद को कैपिटलिज्म का लीडर समझता है, डेमोक्रेसी का लीडर समझता है, ह्यूमन राइट्स का जो है वो लीडर समझता है। और डेमोक्रेसी को इराक़ में वो गया कि भाई वहाँ पे सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है, तो वहाँ पे जमहूरियत नहीं है, तो वहाँ पे जमहूरियत होनी चाहिए, तो हमला कर दिया 2003 में। लेकिन दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री में जैसे सऊदीया हो गई, दुबई हो गई, या दूसरे कतर हो गया, जिनके साथ उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, तो वहाँ पे वो उनको कुछ नहीं कहता। वहाँ पे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए जो है वो उनके साथ रिलेशनशिप रखता है, वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाता। बाकी दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो चैम्पियन बनता है डेमोक्रेसी और इनका। तो वैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन और नेशनल इंटरेस्ट का जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रियासतें नेशनल इंटरेस्ट को देखती हैं। तो इस हिसाब से भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो आज जो है वो ये फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने इंटरनल फैक्टर्स भी पढ़े और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पढ़े, जिस हिसाब से जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोई न्यू चैप्टर जो है वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।